Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Lesson 8 Plus 2 History. Peasants, Jimidar and the state of 16th and the 17th century and lecture 7. वीडियो से पहले क्वेश्चन से पैर करवाने से पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी HBSC +2 या CBSE 10th या +2 जो आपके नियर डियर फ्रेंड्स हैं सभी को बताएं आप कि फाइनल एग्ज़ाम होंगे बेटा जुलाई के फर्स्ट वीक में। HBSC CBSE 10th +2 HBSC 12th क्लास, क्योंकि बच्चे कई बार इससे परिचित नहीं होते, क्यों जैसे कि सीजन्स भी चला हुआ है वीट का, तो उसमें लगे होते हैं। कुछ बच्चों के पास मोबाइल की भी प्रॉब्लम होती है और मीडिया की भी बात नहीं सुन पाते। तो आप लोग जैसे भी आप वीडियो देखते हैं और कोई बात पता लगती है तो अपने नियर डियर फ्रेंड्स से अवश्य बताएं ताकि उनका फ्यूचर ख़राब ना हो। थैंक यू। नाउ स्टार्ट। मुगल काल की उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। सामान्य तौर पर किसी भी काल का अध्ययन करते समय पुरुषों का वर्णन मिलता है। अगर हम किसी भी काल की बात करते हैं सबसे पहले हम पुरुषों का वर्णन मिलेगा। महिलाओं के बारे में जानकारी बहुत सीमित होती है। भिन्न भिन्न स्रोतों से इस बात का पता लगा कि मुगल काल की जो उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। कृषक, खेतीहार या दस्तकारों के परिवारों की महिलाएं भिन्न भिन्न कामों में भी अपनी सेवाएं देती हैं। कृषि में भूमिका कैसे निभाती हैं? देखो बेटा, मुगल कालीन समाज में स्त्री व पुरुष दोनों के बीच श्रम विभाजन काफी हद तक नियोजित था। महिलाएं पुरुषों के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। कार्य विभाजन की इस कड़ी में सामाजिक तौर पर यह माना जाता था कि पुरुष हैं वो बाहर के कार्य करेंगे तथा महिला चार की दीवारी के अंदर रहेगी। परंतु यहाँ के भिन्न भिन्न स्रोतों में महिलाएं कृषि उत्पादन व विशेष कार्य अवसरों के साथ चलती हुई प्रतीत होती है। इस व्यवस्था में पुरुष खेती जोतने व हल चलाने का कार्य करते थे, जबकि महिलाएं निराई, कटाई, फसल से अनाज निकालने का कार्य में हाथ बटाती थी। फसल की कटाई व बिजाई के अवसर पर जहां श्रम शक्ति की आवश्यकता होती थी तो परिवार का प्रत्येक सदस्य उसमें शामिल होता था। ऐसे में महिला कैसे पीछे रह सकती थी? उसने सामान्य दिनचर्या में भी कृषक व खेतीहर मजदूर प्रातः जल्दी ही काम पर जाता था तो खाना, लस्सी व पानी इत्यादि को उसके पास पहुंचाना मीडिया का कार्य का हिस्सा मान, जो एट प्रेजेंट में भी है, बहुत सारी जगह अभी भी है। इसी तरह जब पुरुष खेत में होता था तो घर पर पशुओं की देखभाल का सारा कार्य महिलाएं करती थी। अतः स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन में महिला की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण थी। जहां महिलाएं कृषि उत्पादन में बराबरी का हिस्सेदारी लेती थी, वहीं समाज के लोगों के मन में कुछ पूर्वाग्रह देखे जा सकते थे। जैसे कि राजस्थान व गुजरात से प्राप्त स्रोतों से यह पता चलता है कि मासिक धर्म की स्थिति में महिला को हल, कुम्हार का चाकू छूने नहीं दिया जाता था। इस तरह वे बंगाल में इन्हीं दिनों में पान के बागान में भी नहीं जा सकती थी। समाज की इस बारे में धारणा का यह पक्ष हो सकता है कि इस तरह के जो प्रतिबंध है के कारण महिला को उन दिनों में अधिक काम नहीं करना पड़ता होगा, इसलिए उन पर सामाजिक व धार्मिक बंधन लगा दिया गया। दस्तकार महिलाएं क्या थी? ये हमने बुक से भी रीड किया था, आपने देखा भी होगा बेटा। दस्तकार महिलाएं सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, भिगोना, गूंदने का कार्य करती थी। ये कपड़े की बुनाई, कटाई भी तो करती ही थी, लेकिन
सामान्य तौर पर जब कृषि कार्य अधिक दबाव नहीं होता था तो महिलाएं कुछ न कुछ दस्तकारी के कार्य भी करती रहती थी। मुगल काल में इनकी गैर कृषि कार्यों में मांग लगातार बढ़ी थी। जिन जिन चीज़ों का वाणिज्यकरण हो रहा था तथा लाभ के साथ जुड़ती जा रही थी, उसी के अनुरूप महिलाओं की श्रम शक्ति की मांग भी बढ़ती जा रही थी। इस मांग की पूर्ति के लिए अब महिलाएं नियोक्ता के घर जाकर काम करने लग गई। यहाँ तक कि बाजारों में भी ऐसी व्यवस्था होने लगी जहाँ महिलाएं सामूहिक तौर पर बैठकर कार्य करने लगी थी। इस तरह से महिलाओं के लिए चार दीवारी के बंधन कुछ कमजोर होने लगे। अब आता है परिवार की जो श्रम शक्ति की वृद्धि है उसमें महिलाओं का क्या रोल है। मुगल काल में मानव की श्रम शक्ति का बहुत अधिक महत्व था। ऐसे में महिलाओं का महत्व और अधिक बढ़ गया क्योंकि उसमें परिवार की वृद्धि की क्षमता थी। इसी कारण इस समाज में लोग उसे वंश वृद्धि के संसाधन के तौर पर देखते थे। दूसरी ओर बार बार बच्चों को जन्म देने व कुपोषण के कारण महिलाओं की मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी। इसी मृत्यु दर के कारण महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम थी। कितनी थी बेटा? पहले 1000 पुरुषों के पीछे 929 महिलाएं थी। इस कम संख्या के कारण कृषक व दस्तकारी जातियों में तलाकशुदा महिलाएं व विधवाओं का पुनः विवाह करने का अधिकार था। विधवाओं का पुनः विवाह करने का अधिकार दिया गया था ना बेटा। जबकि साधन संपन्न परिवारों में इस तरह की प्रथा नहीं के बराबर थी। जो परिवार साधन से संपन्न थे उन्हें में तो सती प्रथा का प्रचलन काफ़ी था। सती प्रथा का समझते हैं। सती प्रथा का अर्थ होता है बेटा पति की मृत्यु के बाद उसको जिंदा जला दिया जाता था और इसके ऊपर 1829 में रोक लगाई थी। सती प्रथा का प्रचलन था। इससे पता चलता है कि साधन संपन्न परिवारों की तुलना में सामान्य वर्ग की महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में अधिक हिस्सा लेती थी, इसलिए उनका महत्व भी अधिक था। यही बात इस बात से स्पष्ट होता है कि जो तत्कालिक स्रोतों में दहेज का वर्णन कम है जबकि दुल्हन की कीमत का वर्णन अधिक है। अर्थात वर पक्ष द्वारा शादी करने के लिए खर्च करना एक सामान्य सी बात थी। इस तरह महिला का महत्व परिवार की श्रम शक्ति में वृद्धि के लिए काफ़ी माना जाता था। इस महत्व के कारण परिवार में महिला पर नियंत्रण रखना भी जरूरी समझा जाता था। यह समाज भी वर्तमान की भांति पुरुष प्रधान समाज है। कौन सा है बेटा? पुरुष प्रधान समाज है वर्तमान में भी। इसलिए सामाजिक तौर पर परिवार स्व समुदाय द्वारा महिला पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। चारित्रिक दृष्टि से मात्र शक के आधार पर ही उन्हें भारी दंडों का सामना भी करना पड़ता था। बिल्कुल राइट बात कही है। अब आती है महिला द्वारा अधिकार मांगना। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में इस तरह के स्रोत मिले जिनमें महिलाओं ने अन्याय व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। कहाँ उठाई बेटा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। महिलाओं ने ग्राम पंचायत के पास प्रार्थना पत्र भेजकर उससे न्याय व मुआवजे की मांग की। महिला द्वारा अपने पतियों की बेवफाई का विरोध भी किया गया। इस तरह की शिकायतों में वे स्पष्ट करती थी कि पति उनका व बच्चों का ध्यान नहीं रखता है और न ही उन्हें भरण पोषण की चीजें उपलब्ध करवाता है। महिलाओं के प्रार्थना पत्रों पर उनके नाम अंकित नहीं मिलते, बल्कि ये अपना हवाला परिवार के मुखिया की मां, पत्नी व बहन के रूप में देती है। पंचायत
फैसले देते समय उनका कितना पक्ष लेती थी, पंचायतें थी जो फैसला देती थी तो उनका कितना पक्ष लेती थी, वह भिन्न भिन्न स्थितियों को अलग अलग था। सामान्य तौर पर वह पुरुषों की पंचायतें में दंड नहीं देती थी। हाँ, इस बात का दबाव जरूर डालती थी कि वे परिवार की देखभाल की सही जिम्मेदारी निभाएं। महिला भूस्वामियों के रूप में मुगल काल में भिन्न भिन्न स्रोतों से यह स्पष्ट किया गया कि यह समाज पुरुष प्रधान था। वही कुछ साक्ष्य विशेषकर पंजाब से भी मिले जिनमें महिला की जमीन व पुश्तैनी संपत्ति का मालिक बनाया गया। पंजाब में मिले जिसमें महिला को जमीन व पुश्तैनी संपत्ति का मालिक बनाया गया। इन स्रोतों से स्पष्ट किया गया कि महिलाएं अपनी संपत्ति व जमीन का क्रय विक्रय में अपनी भूमिका निभाती थी। वह एक सक्रिय हिस्सेदारी भी रखती थी। कुछ परिवारों में जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी। वे पूरी सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती थी और उस जमींदारी में वे कृषकों, खेतीहर व कर एकत्रित करने वाले कारिंदों को दिशा निर्देश भी देती थी। ऐसे मामलों में वे पंचायत के फैसलों में हिस्सा लेने को छोड़कर हर तरह के कार्य करती थी। बंगाल के कुछ साक्ष्य भी महिलाओं के कुछ स्थानों पर जमींदार होने की पुष्टि करते हैं। 18वीं सदी के राज्यों में सबसे बड़ी मशहूर जमींदारियों का वर्णन है। उनमें भी राज परिवार की एक महिला का सरप्रमुख बनाया गया है। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। HBSC और CBSE के डेट शीट आ चुकी है। एक एग्ज़ाम की डेट आ गई है। जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होंगे बेटा। आप अपने फ्रेंड्स, मित्रों, सगे संबंधियों को सूचना दें जिनको अभी तक नहीं पता है कि वो अपनी पढ़ाई में लीन हो जाएं और अपने पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।